बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। चले जी, वेलकम टू FAR2। और जो है ये पेपर FAR1 से आसान है, जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं। और मैं हर बैच में, और जो बच्चे पास आउट कर भी लेते हैं आप उनसे भी पूछें कि जिन्होंने पढ़ लिया है FAR2 FAR1 के मुकाबले में रिलेटिवली इजी पेपर है। अच्छा सर, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह मेरा बच्चा सिर्फ ये है कि वहां पर आपके पास अजीब से टॉपिक होते थे NPO टाइप के, सही है। तो यहां पर वैसे टॉपिक नहीं है, यहां पर हर चीज IAS बेस्ड है। जब हर चीज IAS बेस्ड है तो आपको पता है कि यार रूल ये कह रहा है कोई मैथ्स की ज्यादा शरारतें ICAP यहां पर कर। लेकिन सर FAR2 में मैं आपको बताता हूं कि पिछली कुछ 2-3 अटेम्प्ट से रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ रहा है, और उसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा। सर 2-3 अटेम्प्ट से इसका रिजल्ट जो खराब आ रहा है उसकी सबसे पहले वजह यह है कि ICAP सिलेबस कवरेज की तरफ चला गया है, और उसने ग्रिड को ऐसा डिफाइन कर दिया है, बना दिया है कि कुछ चीजें जो है अब वो लाजमी पूछेगा, और बच्चे को ये बात पता ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स को भी ये बात, सर याद रखें, स्टडी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस हमेशा से ज्यादा हो गई है। और आपको शायद पता हो नहीं पता हो, FAR2 की स्टडी टेक्स्ट रिवाइज्ड हुई है पिछली अटेम्प्ट में। पूरी स्टडी टेक्स्ट चेंज हो गई है, और जो नई चीजें ऐड की हैं तो उसने खामोशी से कुछ चीजें जो कि पुरानी स्टडी टेक्स्ट में नहीं थी, वो नहीं पूछता था, अब स्टडी टेक्स्ट में डाल दी है। तो इसका मतलब यह है कि सर हमें स्टडी टेक्स्ट को तो फोकस करना ही करना है, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे। हर टॉपिक के साथ उसकी स्टडी टेक्स्ट गो थ्रू होगी। अब आता हूं सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को जैसे बताता हूं रीजंस ऑफ फेलियर क्या होते हैं, ये आपको पता है क्या है भाई? जल्दी से क्विकली रिवाइज करवा दें। ये याद रखें ये पेपर। अच्छा, मैं आपको एक और इनसाइडर न्यूज भी दूं। आज से कुछ जब ये सिलेबस चेंज हो रहा था 2 अटेम्प्ट पहले, जब ये सिलेबस चेंज हुआ FAR2 का, तो उस टाइम पे ICAP के जो अंदरूनी लोग थे उनका कहना था कि अब आहिस्ते आहिस्ते कैफ की स्ट्रीम में सबसे मुश्किल पेपर FAR2 हो जाएगा। और अगर आप देखें ना पिछली 2 अटेम्प्ट से भी, तो पेपर देने के बाद यूजुअली ओवरऑल अगर आप ICAP के लोगों से ही पूछें, सब कहते हैं यार FAR2 का पेपर डूएबल था, बहुत ज्यादा आसान नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ था, अच्छी तैयारी की हुई थी, वो डूएबल था। अच्छा सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर कुछ टॉपिक उसने ऐसे डाले हैं जो कि आधे यहाँ पर है, आधे FAFR में है। तो जब वो FAFR वाले टॉपिक हैं तो उसके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी शरारत का मौका होता है कि वो बाउंड्री पे आ जाए सिलेबस की, और कुछ FAFR की हल्की फुल्की चीजें टेस्ट कर ले। जैसे कि पिछली मर्तबा उसने कोशिश की है कि आपके FAR1 में भी कुछ चीजों को ये हरकत करने की, जो कि हम वक्त के साथ साथ बताएंगे। फिर सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, FAR1 भी यहां पर पूछेगा, जो आप पढ़ के हैं उसको भूल, उसमें स्पेसिफिकली IAS वाली चीजें जो हैं वो यहां पर पूछता है। और खास तौर पे इंपेयरमेंट तो आप समझें अक्सर हर पेपर में कहीं ना कहीं FAR2 में मौजूद होता है। जो IAS वाली चीजें हैं वो यहां पर पूछता है, तो वो इंशाल्लाह मैं एंड का इंतजार नहीं करता हूं, मैं साथ साथ आपको कराते जाऊंगा कि भाई अच्छा इस टॉपिक में इंपेयरमेंट का क्या इंपैक्ट होगा। सही है, इस तरीके से हम इंशाल्लाह करते हैं। क्विकली आता हूं सर, रीजंस ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। सबसे एक बात याद रखिएगा, मैं क्यों स्टडी टेक्स्ट के ऊपर फोकस करता हूं, क्यों मैं स्टडी टेक्स्ट के ऊपर फोकस करता हूं। सही है कि जो है सर स्टडी टेक्स्ट जो है उससे, अगर आपने स्टडी टेक्स्ट से टीचर पे चेक रखना है कि अगर एक कॉन्सेप्ट स्टडी टेक्स्ट में है और टीचर ने नहीं कराया, तो आप टीचर को पूछे सर ये क्यों नहीं करवाया। पिछली से पिछली अटेम्प्ट की एक एग्जांपल देता हूं। IAS 12 में सिर्फ 4 लाइनें दी हुई थी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी टेक्स्ट करवाते हुए बच्चों को वो कॉन्सेप्ट करा दिया था। उस 4 लाइनों के ऊपर पेपर में 3 नंबर का सवाल आ गया, और जो यूजुअली बच्चे को आइडिया ही, और शायद अगर मैं भी स्टडी टेक्स्ट नहीं देखता ना, मुझे भी नहीं पता होता कि यार ये भी चीज सिलेबस का हिस्सा है, उसने कंसोलिडेशन के साथ IAS 12 को डाल दिया था। तो सर स्टडी टेक्स्ट की ये मैं आपको बता रहा हूँ 3 नंबर बच्चों को बड़े सिंपल लगे, और बच्चों ने बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह
वो पॉइंट कर लिया, था बड़ा इजी, लेकिन अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो सर लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब सर देखिए यहां पर जो है ना पूरी बुक है हमारी, और उसमें हमने कोशिश किया है कि 2008 के बाद से तो सारे ही सवाल उसमें हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे, उससे पहले वाले कुछ सवाल जो अच्छे हैं वो, और उसके अलावा सर टॉपिक्स लाइक कंसोलिडेशन वगैरह, उसमें एसीसी। कितने लोगों को लगता है कि एसीसी बहुत हलवा है, बहुत आराम से निकल जाता है कोई? माशाल्लाह सर एसीसी वैसे ही बहुत हलवा है, और आपसे कभी एसीसी वाला किसी बात में लड़े ना कि भाई ये वो, बोलना भाई तुम लोग जो पढ़ते हो ना हमको पता है। हाँ एक चीज वो हमसे बहुत अच्छी पढ़ते हैं, वो है कंसोलिडेशन। एसीसीए वाले कंसोलिडेशन बच्चा जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, उस तरीके से हम नहीं पढ़ते। उनके बड़ी गहराई में टेस्टिंग होती है, हमारी कंसोलिडेशन की टेस्टिंग इतनी गहराई में नहीं होती है। सही है सर? नहीं बेटा कोई कुछ नहीं होगा अब्दुल समी, आ जाए। फिर आगे आते हैं सर लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ, और तीसरा जो हमेशा कहता हूं कि ये चीज पे पढ़ने वाला बच्चा फेल होता है, टाइम एंड प्रेशर। कितने लोग हैं जिनका FAR1 का पेपर पूरा हुआ, पूरा 100 नंबर माशाल्लाह? कितने लोग हैं जिनका 10 नंबर या उससे कम छूटा? कितने लोग हैं जो कहते हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा नंबर का छोड़ किया है? होंगे। अब सर देखिए ये चीज कब एड्रेस होती है मैं आपको बताता हूं। आईकेप के हिसाब से ज्यादातर बच्चा इस वजह से फेल होता है, इससे और इससे बोलता है, या तो उसको कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं होता तो वो बिल्कुल सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करता, या हमें पता चल रहा होता है कि यार ये बेचारे को चीजें आ रही होती है, उसने जो है ऐसे ऐसे बच्चे आईकेप कहता है कॉपियां आती हैं कि 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से वो 46-47 ले लेते हैं। अगर वो बेचारे थोड़ा सा और अटेम्प्ट कर लें तो। अब सर मैं कहता हूं हमेशा से कि यार सबसे बड़े इसमें कसूरवार हम टीचर्स होते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर 180 मिनट्स में आपको हम ये नहीं सिखा रहे कि 180 डेज में 180 मिनट्स की परफॉर्मेंस अगर आपको नहीं बता पा रहे तो ये हम कसूरवार है। जिन बच्चों ने FAR1 में पढ़ा उनको अंदाजा है कि हमने एंड में पासिंग क्लास रखी। वो क्यों होती है सर पासिंग क्लास? पासिंग क्लास होती इसलिए कि भाई तुझे ये सिखा दें कि किस तरीके से करना है। उसके अलावा क्लास में जो अप्रोच सिखा रहे होते हैं पासिंग मार्क्स अप्रोच, भाई कि ये चीज इतने नंबर उठा लो। यकीन मानो ये आईकेप, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईकेप के ऑफिशियल्स के अल्फाज है कि भाई ये आईकेप के हर सवाल में शुरू के 40% मार्क्स बहुत इजी होते हैं। और बोला इस बच्चे को यही नहीं पता होता कि यार ये मार्क्स सिर्फ FAR2 नहीं FAR1 कॉस्टिंग सब में, बोला 40% मार्क्स उठा ले। बोला ये मसला क्या करता है? 2 एडजस्टमेंट देखी यार बहुत मुश्किल पड़ गई है। अब पिछली दफा जिन बच्चों ने कॉस्टिंग का पेपर दिया उसमें 2 सवाल मुश्किल थे, सही है। FAR1 में शरारतें थी, और मैं हमेशा कहता हूं यार आईकेप शरारतें क्यों ना करे? आईकेप भाई शरारतें करेगा, क्यों करेगा सर? इसलिए करेगा आईकेप शरारतें क्योंकि सर आपका जो आईकेप में पेपर बनाने का डिपार्टमेंट है ना, FAR1 FAR2 और आपका फाइनल का FAFR, उनका साल का पेरोल है, पूरे साल का पेरोल तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है। तो महीने का आप लगा लें 12.5 लाख रुपए आईकेप खर्च करता है किस पे? 6 पेपर बनाने पे, 2 कैफ XCA फाइनल, और फिर तो 6 पेपर बनाने पे अगर आईकेप जो है खर्च कर रहा है इतना, तो जाहिर सी बात है यार वो जो लोग हैं वो आपको समझते हैं। और दूसरी बात उसमें से कुछ लोग टीचर भी रह चुके हैं, तो वो आपकी साइकी को अच्छे से समझते हैं कि अच्छा एंड में इस टॉपिक को ये पेल के जाएगा, सही है, ये टॉपिक जो है इस तरीके से मसला करेगा। तो सर याद रखें, और आईकेप के पेपर बिल्कुल इजी नहीं आएंगे, लेकिन एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, और ये मैं कहता हूं आप हमेशा ये बातें इंशाल्लाह जो बच्चे पढ़ चुके उनसे पूछें। अगर आपने सारी क्लासें ले ली, टॉपिक खत्म होने पे जो असाइनमेंट मिलता है वो कर लिया, और उसके बाद आपने क्विज वीक दे दिया, पासिंग क्लास वगैरह ले ली, तो इंशाल्लाह FAR2 में तुम्हें घर पे कुछ मेहनत सिवाय वो असाइनमेंट करने के और क्विज की तैयारी करने के कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि सर मैं आपको एक और बात मैं हमेशा कहता हूं, अल्लाह का एहसान है, मेरी कोई इसमें वो नहीं है। मेरे अब तक जिन स्टूडेंट्स के गोल्ड मेडल है FAR2 में लगातार 2, और इसके बाद अभी पिछले अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह FAFR में गोल्ड मेडल आया, तो आप यकीन माने मैं उसमें कहता हूं वो 3 जो बच्चे थे ना, उन 3 बच्चों का इससे पहले कभी कोई मेरिट गोल्ड मेडल वगैरह कुछ भी नहीं था, पहली दफा आया। तो उसमें से एक बच्चे से मैंने भाई कैसे तेरा गोल्ड मेडल आ गया, इससे पहले क्यों नहीं? उसने कहा सर पॉइंट यही था कि
FAR2 की तरफ से एक तो हम सुकून में थे, तो उसकी वजह से बाकी टॉपिक्स पे हमने ध्यान ज्यादा अच्छे से दिया और आखिरी के 1 महीने में मेहनत बहुत अच्छे से हुई। तो मैं हमेशा कहता हूं कि FAR2 का पेपर इजी है, रिलेटिवली मशहूर है इसके बारे में कि यार बहुत टेक्निकल है, बड़े मसाइल है। नहीं सर। और दूसरी एक और बात देखें, इस अटेम्प्ट में रमजान भी नहीं है और ईद उल अज़हा भी नहीं है, मेरा हज भी नहीं है, तो इंशाअल्लाह ये कोर्स आपका तकरीबन मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा 20 जनवरी तक हो जाए। और सर जैसे यूजुअली लोग चलते हैं ना कि यार शुरू में थोड़ा सा हल्का हाथ और रिजल्ट के बाद, नहीं सर, मेरी कोशिश पूरी है कि रिजल्ट तक आपका 35% 40% कोर्स इंशाल्लाह कवर कर दें। सिर्फ पहले हफ्ते थोड़ी सी रिलैक्सेशन दूंगा, एक क्लास नहीं लूंगा, सही है, वो होगी आपकी जो है जुम्मे की क्लास, सही है, पहले हफ्ते, वरना हमारा टाइम टेबल फिक्स रहेगा थ्रू आउट द सेशन, मंगल, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। मंगल, जुमेरात, जुम्मा दोपहर में हमारी आपसे मुलाकात होगी, असर तक इंशाल्लाह आपको फ्री कर दूंगा, और हफ्ते को प्रोबेबली सुबह मुलाकात होगी। इस दफा क्योंकि मंडे को भी क्लास है, कल भी इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगी, तो इस वीक जुम्मे की क्लास नहीं होगी आपकी, वरना 4 क्लासें, मतलब इस हफ्ते भी 4 हो रही हैं, मैं चाहता तो 5 ले सकता, बट मैंने कहा शुरू में जरा हाथ हल्का नहीं, एक हफ्ते थोड़ा सा करे। दूसरी बात सर, खुदारा क्लासों के साथ साथ चल रहे हैं शुरू से, टाइम और प्रेशर मैनेजमेंट की भी मेरी गारंटी है। एक मेरा जो है एक टीए है वो इंशाल्लाह आपसे जल्द जो ग्रुप में आप उस पर भी आ जाएगा, और वो बंदा आपको क्विज़ेस भेजेगा और उसको क्विज़ेस आपने देने भी है, और क्लास में भी कोशिश करेंगे आप क्विज़ेस जब अटेम्प्ट करेंगे तो इस दफा क्विज़ेस क्लास में भी आपको जो है क्विज चेक होकर मिले, सही है। मॉक मिड टर्म इंशाल्लाह, ये सब मिड टर्म भी इंशाल्लाह चेक होगा। पिछली बैच में मिड टर्म शायद इसलिए चेक नहीं हो पाया क्योंकि कुछ मसाइल थे, लेकिन उससे पहले का अगर आप बैच देखें तो मिड टर्म चेक भी हुए थे माशाल्लाह, और उसके साथ साथ हाई अचीवर्स बच्चों को कुछ इनामात से भी नवाजा गया था, तो आप लोग भी इंशाल्लाह उसमें। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्विज़ेस की मदद से टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, और आप लोग देखेंगे बड़े आराम से आप लोग इंशाल्लाह चीजें कर लेंगे। घबराना नहीं है, FAR2 फिर रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिवली इज फार इजी। दूसरी बात 100% क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा कंट्रोल मेरे पास है, और इसमें कोशिश भी ये की है कि आपका जिस तरीके से बेस बनाया जाए, हर टॉपिक को स्मार्टली रखा गया। किस बुक मिलेगी, एक ही बुक होगी, उसी बुक से इंशाल्लाह हम लोग कर रहे होंगे। स्टडी टेक्स्ट सबके मोबाइलों में डाउनलोड होनी चाहिए। सर क्लास ड्यूरेशन कितना होगा? क्लास ड्यूरेशन होगा तकरीबन जो है 2 घंटे, पौने दो घंटे की क्लास इफेक्टिवली होगी, ठीक है। सर आप स्मॉल टॉपिक से क्यों स्टार्ट करवाते हैं? एक बच्चे का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 2 वजूहात होती हैं। सर आप स्मॉल टॉपिक से क्यों स्टार्ट कराते बेटा? इसलिए कि अभी देखें कुछ जो है ना अवाम अभी पार्टी मूड में होती है, वो आएगी 1 हफ्ते के बाद, तो फिर अगर हमने कोई टॉपिक 20 से शुरू किया होगा ना तो फिर वो आके उनको कैचिंग। तो एक तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर मैं हमेशा जैसे बच्चों को पता भी, जिन्होंने FAR1 में भी गाइड करता हूँ, पेपर में भी छोटे सवालात पहले करते जाओ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस। सर कंसोलिडेशन से अगर मैंने शुरू कराया ना तो यकीन माने रिजल्ट तक 2 टॉपिक होंगे, शायद 1.5, तो आप बोलेंगे यार कोर्स ही नहीं हुआ। तो छोटे टॉपिक से आपकी बेस बनाना, स्मार्टली चीजों को डिवाइस करना, ये जरूरी है, ठीक है। कोई और सवाल? सर FAR2 में थ्योरी की कितनी वेटेज है बेटा? FAR2 में वो थ्योरी नहीं पूछता, सिर्फ MCQ पूछता है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टाइप का कोई चैप्टर, यहाँ पर वो जो भी पूछता है थ्योरी में वो क्या होता है, हाँ यहाँ पर एक चैप्टर है जिसको बच्चा बड़े हल्के में रहता है, वो है फाइनल अकाउंट्स, उसके डिस्क्लोजर वो पूछता है, सही है, उसके डिस्क्लोजर वो पूछता है। और यहां पर आप एक बात याद रखें कि FAR2 में FAR1 के मुकाबले में 3 गुना डिस्क्लोजर्स है। जो आपने वहां पर डिस्क्लोजर पढ़े है ना, बस समझो उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें तो वहां पर वहां वाले भी एप्लीकेबल है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, FAR2 का सिलेबस अपनी जगह, ICAP ये बात वाजे कर चुका है कि FAR1 के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं पूछ सकता हूं, पर कोई भी एक टॉपिक 8 नंबर से ज्यादा का, अब उसने कहा मैक्सिमम ऐसा टॉपिक मैं 35 नंबर के पूछ सकता हूं।
लेकिन पूछता नहीं है। वो जो ऐसे टॉपिक्स पूछता है वो यूजुअली 2, 4, 6, कभी कभी रेशियो का एमसीक्यूज पूछ लेता है कि अगर लीज पे ये काम किया है तो बताओ गियरिंग रेशियो पे क्या इंपैक्ट होगा। अब रेशियोज तो तुम्हें याद है। कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट पूछ लेता है कि भैया अगर इंटेंजिबल एसेट ग्रांट पे मिल गया है तो बताओ क्या होगा। तो FAR 1 साथ साथ कवर करते जाएंगे। पिछली दफा, अच्छा ये तो हो गया, पिछली दफा फिर मैंने स्पेसिफिकली साथ साथ भी कवर किया और स्पेसिफिकली एक क्लास एंड में भी रखी हमने कि FAR 1 जो है वो FAR 2 में आएगा और कहां कहां किन किन सवाल, ताकि बच्चों को एंड में फोकस एरिया भी स्टेब्लिश हो जाए कि भाई ये चीज है। जैसे कि EPS पढ़ा है आप सबने, वहां पर EPS के अंदर आपको मैं कहता था न्यूमरेटर में 2 शरारतें आपके लेवल पे एक ही है, अब दूसरी यहां पर आ जाएगी। सही है, कंसोलिडेशन के साथ वो चीजें देगा, घबराना नहीं है सर। मैं फिर कह रहा हूं इंशाल्लाह एंजॉय करने पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई कि सर ये जो टॉपिक, ये जो हमारे पास चीजें हैं, सही है। अच्छा एक बच्चा कहता है सर IAS 37 and 10 और 38 थ्योरेटिकल है। नहीं मेरा बच्चा, उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन वो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है, उसमें भी आपको ड्राफ्टिंग है, लिखना है। आप समझे कि हर चीज सिनेरियो बेस्ड है। ठीक है जी। कोई और सवाल किसी बच्चे का? कोई और सवाल किसी बच्चे का? क्लास टाइम क्या होगा सर? ट्यूसडे नॉर्मल जो हमारी क्लास होगी, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे और थर्सडे को 3:30 से 5:30, फ्राइडे को 3 से 5:30 और सैटरडे का टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली सुबह होगा 10 से 12। सैटरडे का टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली सुबह होगा 10 से 12। वो सैटरडे क्लास में सुबह इसलिए लगता हूं ताकि एक दिन तो आप लोगों को सुबह भी देखा जाए ना, वरना तो दोपहर में ही मेरे पास आ रहे होते हो। तो ऑनलाइन वाले बच्चों आपको ग्रुप में हैंड आउट आ गया है कोई? या जो बच्चे ग्रुप में नहीं है उनको मैं स्क्रीन पे सर टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल हैंड आउट किसको नहीं मिला है? अच्छा हैंड आउट्स भी भिजवाएं और ठीक है। और दूसरी बात, आपने मुझे ईमेल कर दिए हैंड आउट्स? नहीं किए ना, कर देना KNS. और ग्रुप में भी डाल दें। हाँ 1 2 3 4 5 पे भी डाल दें और ग्रुप में भी डाल दें और हैंड आउट्स यासीन भाई कर दें और कॉपी भी करवा लें फास्ट। ठीक है। किसको हैंड आउट नहीं मिला भाई? तकरीबन जो है 15 करवा दे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सर टेस्टिंग लेवल 1 और टेस्टिंग लेवल प्रोफिशिएंसी लेवल याद है आपको? भूल गए? टेस्टिंग लेवल कितने हैं? टेस्टिंग लेवल सर, टेस्टिंग लेवल हमारे पास 3 है। कौन से 3 है? 1 का मतलब क्या है? लेस देन। टेस्टिंग लेवल लेस देन इक्वल्स टू, और टेस्टिंग लेवल, क्या आपके सिलेबस में कोई टेस्टिंग लेवल 3 वाला टॉपिक है? नहीं सर, 1 और 2 वाले हैं। अच्छा सर, और प्रोफिशिएंसी लेवल तो आपको याद ही होगा। सबसे पहले वाला तो बेसिक है ना, दूसरा चीता, तीसरा। तो सर क्या यहां पर क्या मैं किसी चीज में ये वैशी बनने का कह रहा है? अब सर सुनिएगा, जिन बच्चों को नहीं भी पता वो भी बड़े गौर से सुने सर। और ये बात यार ICAP ने सिर्फ ये FAR 1 FAR 2 में नहीं किया हुआ, ये हर सब्जेक्ट के अंदर उसने टेस्टिंग लेवल डिफाइन कर दिए हैं, प्रोफिशिएंसी लेवल डिफाइन उसने बता दिया है बच्चे को कि जिस टॉपिक को मैंने कहा है प्रोफिशिएंसी लेवल उसका 1 है, उसका मतलब है बेसिक्स करके आना है। टेस्टिंग लेवल 1 है तो कुछ भी हो जाए उसके ऊपर मैक्सिमम सवाल कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। पेपर का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, वैसे ही जो कि FAR 1 का है। 3 बड़े सवाल ICAP ने कर दिए, छोटे सवाल ज्यादा कर दिए। लेकिन सर याद रखें, क्या इसका सिलेबस का कंटेंट कम है? नहीं, FAR 1 से कंटेंट कम नहीं है, ज्यादा है। बट इंशाल्लाह स्ट्रक्चर्ड ऐसा है कि आपको मसला नहीं होगा। यहां तक ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का कोई सवाल? फ्राइडे का टाइम सर रिपीट कर दें।
फ्राइडे का टाइम 3 से 5:30 इंशाल्लाह। इस फ्राइडे क्लास नहीं होगी, वैसे फिक्स है टाइम टेबल। सर क्या IFRS लेना जरूरी है? अब सुनिएगा, अगर आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कहीं ना कहीं से, जैसे मेरे तकरीबन फाइनल के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, उनको मैं थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा। मैं कहूँगा देखो यार बच्चों की मदद कर दो, IFRS दे दो, पेपर के टाइम पे दुआएं देंगे तुम्हारे पेपर। सर IFRS देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि चीजें आपको IAS के लिए जरूरी नहीं, कुछ चीजों के लिए IFRS की आपको जरूरत शायद पड़े, वो मैं बता दूंगा। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपसे IFRS खरीदवाना इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि आपको फाइनल में जाके तो लेने ही लेने। अब फाइनल में सर चेंज हो जाते हैं, IFRS जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं ना, तो अगर फाइनल में आप 1 साल बाद कोई फाइनल, देखो 6 महीने बाद जा रहे तो मसला नहीं है सच, 1 साल बाद अगर कोई फाइनल में जाएगा ना, तो हो सकता है कि 1-2 नए स्टैंडर्ड्स आ चुके हों, चीजें चेंज हो गई हो, तो आपको वहां पर फाइनल में IFRS लेना जरूरी है। तो हो सकता है वहां पर आपको वापस लेना पड़े, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग IFRS एक ही दफा लें। सही है सर? चलें सर, आ जाएं, ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं हैंड आउट, जिनको मिल गया है गुड, जिनको नहीं मिला है टेंशन ना लें, वो सुन लें, कोई खास इसमें है नहीं। मैं एक दफा क्विकली आपको ग्रेड के नजारे करा दूं। ऑनलाइन वाले बच्चों को ग्रेड नजर आ रही है? अब सर अगर आप देखें इसमें भी जैसे आपके FAR 1 में ग्रेड के 3 हिस्से थे, यहां पर भी वैसे ही 3 हिस्से हैं, फाइनल अकाउंट्स, कंसोलिडेशन। अब बड़े गौर से सुनिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जो पहली ग्रेड है उसके अंदर 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन, और उसके मार्क्स कितने? 25 से 35। बेटा हैंड आउट अभी मिल रहा है, लोग जरा सब्र कर। 25 से 35 हमने कहा कि सर हमारे पास मार्क्स हैं पहली ग्रेड के। ग्रेड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आप सर सुनिएगा, ICAP ने ग्रेड के थ्रू कुछ चीजें हमें इतने अच्छे से समझा दी हैं। फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन 2 टॉपिक दिए 25 से, और दोनों का अगर आप देखें तो मैक्सिमम टेस्टिंग लेवल क्या है? 2। इसका मतलब है पेपर में कंसोलिडेशन लाजमी होगी, फाइनल अकाउंट्स। आपने दोनों में से कोई एक भी टॉपिक छोड़ा तो आप पेपर छोड़ के ही आएंगे। अब देखिए ये स्मार्ट स्टडी होती है कि आपको ग्रेड के हिसाब से पता हो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कब कब आ सकते हैं, किस किस तरीके से आ सकते हैं। और अगर आज ही पहली क्लास में मैं आपको बता दूं वो टॉपिक जो कि पेपर में लाजमी आने वाले हैं, तो कैसा रहेगा सर? पहली क्लास में अगर आपको ये बता दिया जाए तो लिख लें, पहली क्लास में हमारे सिलेबस के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? कंसोलिडेशन, ये FAR 2 के सिलेबस में पिछली आप समझे 15 अटेम्प्ट से है, और सिर्फ अब तक 1 अटेम्प्ट में इसको छोड़ा है ICAP ने अब तक। और सबसे कम जो सवाल इसके ऊपर बना है वो 17 नंबर का है। ऑन एवरेज 19 से 20 नंबर का सवाल इस पे, तो 15 में से 14 अटेम्प्ट्स में लगातार ये टॉपिक पूछा गया है। दूसरे नंबर पे जो ICAP के जज्बात देखते हुए लग रहा है वो है IAS 12 इनकम टैक्सेस। ये टॉपिक आप समझे पिछली 5 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है, यहां भी आ रहा है, CA फाइनल में भी आ रहा है। इसका मतलब है ICAP में जो हस्तियां बैठी हुई हैं उनको ये टॉपिक पसंद है और बहुत ज्यादा पसंद है। फिर सर और आगे बढ़ेंगे, हमने कहा सर तीसरा टॉपिक जो के मुझे लगता है पेपर में लाजमी किसी ना किसी सूरत होगा, वो है IFRS 15। पिछली मर्तबा इसके ऊपर बड़ा सवाल आ गया, वैसे इसके ऊपर छोटा सवाल तो लाजमी है। चौथा सर लीजेस
लीजेस के ऊपर लाजमी जो है सवाल बनेगा, छोटा या बड़ा। और पांचवा अगर मैं आपको बताऊं IFRS, आप ये दिमाग में रखें कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मेरा बच्चा किसी भी पेपर में 60 नंबर तक का पेपर लाजमी बनाएंगे, इनके बगैर ICAP पेपर। ये 5 टॉपिक 60 नंबर्स मिनिमम है, हो सकता है 70 भी आ जाए इनमें से। बाकी जो टॉपिक्स हैं सर, वो बाकी 8 से 9 टॉपिक्स हैं, वो अलग हैं। वो जिस तरीके से हम करेंगे वो आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारे टॉपिक्स 100% इंशाल्लाह कवरेज होगी। यहां तक सब क्लियर है? तो कोई सवाल है तो मेरा बच्चा पूछ सकता है। IFRS 9 चले सर, ग्रेड आपके सामने आ चुकी है, 3 हिस्सों में ये टूटा हुआ है। क्या पूरी ग्रेड में आपको कोई भी टॉपिक प्रोफिशिएंसी लेवल 2 का नजर आ रहा है? सारे ये। क्या कोई भी टॉपिक P1 का नजर आ रहा है? क्या कोई भी टॉपिक P3 का नजर आ रहा है? इसका मतलब ये है कि सर इसने कहा सब में चीता बन के आना है आपने। सारे टॉपिक्स में क्या बन के आना है? चीता। इसने कहा भैया गलती की गुंजाइश है ही नहीं। चले सर, तो ये 3 हिस्सों में ग्रेड है, ग्रेड को संभाल के रखिएगा। इसको आखिरी क्लास में बताऊंगा रीजन बीइंग क्या है सर, ताकि आपको ये बता सकूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिक सी चीजें थी। एक बच्चे ने कहा सर अब आपने अपना कुछ जरा बैकग्राउंड नहीं बताया ऑनलाइन में, तो जिन बच्चों को नहीं पता कोशिश करूंगा अब हर क्लास में 10 मिनट स्टोरी टाइम के लिए रखूंगा। सही है? तो सर अब सुन ले मेरा बैकग्राउंड। 2013 में क्वालिफाई, 2013 का जो रिजल्ट था जो 2014 में आया था उसमें तकरीबन मैंने क्वालिफाई किया, और फिर क्वालिफिकेशन के साथ ही मेरी जॉब हो गई थी के इलेक्ट्रिक में। सही है? जिसमें आपने हमेशा, लेकिन के इलेक्ट्रिक में मैं रहा हूं, क्लासों के दौरान आपको पता चलेगा मेरे के इलेक्ट्रिक के लिए थोड़े से अच्छे भी जज्बात है। आपको सिर्फ एक पिक्चर नजर आती है, आपको नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट उनके साथ क्या करती है। सही है? तो सर के इलेक्ट्रिक में रहा, इसके बाद मैंने यूनिलीवर में काम किया, उसके बाद एक लिस्टेड कंपनी में फाइनेंस को हेड किया, और फिर अब एक फर्म है जिसके माशाल्लाह पाकिस्तान में 7 शहरों में ऑफिसेज हैं। तो उसके कराची जाहिद जमील एंड कंपनी कैटेगरी बी की फर्म है क्यूशिया, उसके कराची और कोयटा ऑफिस को देख रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ एक और पार्टनर है, वो भी देख रहे हैं। तो जब मैं बिजी होता हूं तो वो यूजुअली, और बाकी माशाल्लाह मेरी टीम है। और हैरत की बात यह है कि मेरी टीम में तकरीबन कुल मिला के माशाल्लाह अभी तो 17 लोग हैं, लेकिन उन 17 में से आप समझें 12 के करीब मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली आप लोगों को, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इसके ऊपर भी फिर कभी आऊंगा, बहुत सारे बच्चे बात कहते हैं, चलिए थोड़ा सा कर ही लेता हूं। सर पाकिस्तान से बाहर कितने लोगों को जाना है? सच सच बताए कितने लोग पाकिस्तान से बाहर? मतलब देखो डरे बगैर। और आप कहते हैं जे अभी जो है एक फर्म में एक लड़का था, साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा वो इतना जज्बाती हो गया, उसके साथ जिंदगी में भी कुछ थोड़ा सा बुरा हुआ है, वो इतना जज्बाती हो गया, बोलते हैं बाहर जाऊंगा फिर इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा देख बाहर जाना तेरा हक है, लेकिन तो अपने जज्बात, मुल्क का क्या कसूर है? सही है? बोलते हैं इस मुल्क ने क्या दिया? मैंने कहा पासपोर्ट जिसकी बेस पे तू बाहर जाएगा भाई। सही है? लेकिन अभी मैं आपको बता दूं इस वक्त कुल मिला के ICAP के 11,500 से मेंबर क्रॉस हो चुके हैं। उसमें से एक तो ये बड़ी अचीवमेंट की बात है माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप भी होंगे कि अब तक पाकिस्तान बनाए तो मेरे ख्याल में पूरे साल में पाकिस्तान के अंदर 12,000 के करीब इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन मेंबर अब तक कुल मिला के 11,500-12,000 है, उसमें से 1,500 अल्लाह के पास वापस जा चुके हैं। नहीं 1,500। फिर खामोशी, फिर जो 10,000 मेंबर्स हैं, उन 10,000 में से आप समझे तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में होंगे 3 से 4,000, बाकी 6,000 का है पाकिस्तान से
बाहर हैं, और पाकिस्तान से बाहर मैं बताऊं पहले जाते थे बच्चा मिड ईस्ट साइड पे, लेकिन इस वक्त यूएस से यूके कनाडा बहुत जाने लगे हैं। सही है सर, कनाडा लोग अपने बलबूते पे जाते हैं, बाकी यूएस यूके तो उनको माशाल्लाह जॉबें हो रही हैं। इतनी जॉबें पिछली जो है 6 महीने में यूके की हुई हैं कि यार अब हमें डर है, हम लोग कह रहे हैं कि भाई यूके जा तो रहे हो लेकिन देख लो, क्योंकि हमें डर है वो जाके रिसेशन ना आ जाए, निकाले नहीं। मतलब आप समझे वहां पर जंग चल रही है केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डिलाइट के अंदर कि भाई हमें बंदा दो, और एक बंदे के पास 2-2, 3-3 ऑफर हैं। वो बच्चा वहां पे नेगोशिएट कर रहा है कि भाई वो तो इतने पैसे कह रहा है डिलाइट, आप पीडब्ल्यूसी मुझे कितने दोगे। सही है, बाहर ये हालात है सर। पीडब्ल्यूसी यूएस में मैं जानता हूं कुल मिला के आप समझे 5 से 6 लड़के ऐसे हैं जिनकी जॉब्स हो गई यूएस में। अब आप सोचें, और उन्होंने मना कर दिया नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास यूके की ऑफर थी या बहरीन की ऑफर थी। तो बाहर इस वक्त माशाल्लाह सीए की ये वर्ड चल रहे, उसके पीछे भी मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। रीजन ये कि सर हम थोड़े से सॉरी टू से बेवकूफ होते हैं, लेकिन गोरा बहुत, गोरे जब से कोरोना आया ना, गोरे ने देखा कि यार अब काम है टेक्नोलॉजी का, कोई स्टार्टअप क्रिएट करो, टेक्नोलॉजी पे आओ, कोई स्टार्टअप क्रिएट। गोरा इस चक्रों में लगा रहा और वो लग भी रहा है। उनका बच्चा अब ग्रेजुएट करके जो ना जॉब के लिए नहीं जाता, वो कहता है मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। सही है, तो बोलता है जो अकाउंट्स फाइनेंस के काम है ना उसके लिए पाकिस्तानी इंडियन बच्चा बहुत अच्छा। और पाकिस्तानी बच्चे की अच्छी बात यह है कि उसको अब यूएस में भी लोग मानने लगे, आईकेप के मेंबर को। मतलब यूएस में लोग कह रहे हैं हमने सीवीआर भेजी, पाकिस्तानी बच्चे की भी सीवी भेजी, सीए वाले की भी, एसीसीए की भी, वो सीए को प्रेफर कर रहे। हमने इंडियन सीए की, पाकिस्तानी सीए की सीवी, वो पाकिस्तानी सीए को प्रेफर कर रहे। वो बोले यार ये बच्चा टेक्निकली बहुत ज्यादा, हाँ एक मसला है कि ये मुंह के फायर वैसे तो बड़ी बातें करता है, 4000 कहा था ये वो, लेकिन जब स्टेज पे आता है इतने लोगों के सामने तो सर पॉइंट है वो। मेरे दोस्त उसने अभी मैं कोशिश करूंगा वो इंशाल्लाह आएगा, वो आ रहे 2 अक्टूबर को, उसको क्लास में भी लेकर आऊंगा। वो माशाल्लाह सीनियर मैनेजर है अभी पीडब्ल्यूसी यूएस में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पीडब्ल्यूसी यूएस का डायरेक्टर हो जाएगा। सही है, तो वो बेसिकली उससे मैं इंशाल्लाह मुलाकात करके बताऊंगा कि यार क्या, और आप उसको क्लास में मिलेगा, क्या चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी बच्चे को एक तो एज भी मिल जाए और डिसएडवांटेज कहाँ होता है। उसने कहा कि जब आगे बढ़ते हैं ना तो ये बच्चा प्रेजेंट नहीं कर पाता, और अंग्रेज यही करता है। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे साथ भी हो चुका है। मैं यूनिलीवर में जॉब करता था, लम्स वाले बच्चों के पास टेक्निकल नॉलेज आपके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस है। दूसरी चीज उनके पास अंग्रेजी अच्छी है, तो यकीन माने वो हमसे बातें पूछ पूछ करके उसको प्रेजेंट करके प्रमोशन ले जाते थे। और सीए वाले लोग देखते, इसीलिए मुझ समेत, खैर वहां पे लॉबी भी थी, लेकिन मुझ समेत 2 साल में वहां पर यूनिलीवर में 17 सीएज ने रिजाइन दिया। गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर अब तक मेरे ख्याल में जितने भी सीएज आए ना, उसमें से 2 से 3, अब तक 100 के करीब सीए गए होंगे यूनिलीवर में, 2 से 3 सीएस खाली ऐसे हैं जो कि स्टे कराए वहां पे उन्होंने, बाकी सब छोड़ के जा चुके हैं। और शायद मसला यही है कि सर हम सीएस जो होते हैं उनका जरा माइंडसेट चेंज करना है, कोशिश करनी है कि या तो बंदा पाकिस्तान से बाहर जाए, यहाँ रहे। तो इंशाल्लाह जब मेरी कोशिश होगी क्लासों के दौरान भी, FR1 में भी हमने शुरू किया है कि जब बच्चा यहाँ रहे ना तो फिर वो बच्चा बिजनेस की तरफ आए, कुछ अपनी या तो फर्म खोले, फर्म नहीं खोलना, कोई बिजनेस है। यकीन माने एक सीए के पास जितना पोटेंशियल होता है बिजनेस का, उतना किसी के पास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे नंबर्स पे ग्रिप होती है। बस हमें सोचना नहीं आता, हमें ख्वाब देखने नहीं आते, बिजनेस के हवाले से हम डरते बहुत हैं। कोशिश करनी है वो चीज खत्म हो। तो सर ये थी यहां तक की बातें। अब हम आएंगे और हम आगे बढ़ते हुए अब आएंगे IFRS 8 की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है IFRS 8, और उससे पहले IS और IFRS में क्या फर्क होता है जल्दी से बताओ मुझे। सिर्फ नाम का, यस सर, पहले IS आते थे और अब क्या आते, IFRS आते हैं। सर ये टॉपिक कितनी क्लासों में चलेगा? ये टॉपिक 4 क्लासेस में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। टेस्टिंग लेवल क्या है? 1। सर ये टॉपिक कब से सिलेबस में? ये टॉपिक बेटा सिलेबस में आया है पिछले 4 साल से, उससे पहले 2019 में सिलेबस में आया, उससे पहले ये सिलेबस में
सीए फाइनल में पूछा जाता था। इसका नाम क्या है IFRS 8 का? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड दूंगा, पता तो चले कि ये टॉपिक वजूद में क्यों आया। ये चीजें मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएं। स्कोप, डेफिनेशंस, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये साथ साथ कॉपी करनी है बच्चा। एग्रीगेशन क्राइटेरिया, क्वांटिटेटिव ये कॉपी करना है बच्चा साथ साथ। यासीन भाई से हैंडआउट का पूछ के जल्दी बोल, क्या हुआ हैंडआउट्स? यासीन भाई से हैंडआउट का पूछ के है। सर यहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा करेंगे, आपको पहली क्लास में ही पता होगा कि इस टॉपिक पर से किस किस्म के सवालात आ सकते हैं। तो यहां पर हर टॉपिक पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड या रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस। वाइल्ड कार्ड एंट्री पढ़ेंगे ना, अभी क्यों टेंशन लेता है। 75% रूल, इसके आगे स्लैश 75% रूल। चले सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरा बच्चा, सर FAR 2 के अंदर टॉपिक्स आपस में मिक्स होकर भी आ सकते हैं, सही है। तो मैं आपको हर टॉपिक में बताऊंगा कि ये टॉपिक किसके साथ मिक्स होके आ सकता है, सही है। तो इसके साथ लिख दें कैन बी टेस्टेड टुगेदर विद फाइनल अकाउंट्स, कैन बी टेस्टेड टुगेदर विद फाइनल अकाउंट्स। सर क्या IKF ने कभी ऐसा किया है? बिल्कुल किया है। पिछली अटेम्प्ट में इसको फाइनल अकाउंट्स के साथ टेस्ट कर लिया गया है। तो सर ये बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा उनको पता है कि सर हम लर्निंग आउटकम लिखते हैं, जिसमें क्या होता है कि आखिरी दिन वो सवाल ये होते हैं जिस सवाल में लर्निंग आउटकम के ये वाला सवाल में ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, और कुछ सवाल क्या होते हैं लास्ट डे, क्या आखिरी दिन ये सवाल पूरा आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो सर IFRS 8 में ये जो 6 बातें मैंने लिखी हैं, ये 6 बातें अपनी तरफ से नहीं लिखी, स्टैंडर्ड में ही लिखी हुई हैं। स्कोप, डेफिनेशंस, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव, 75% रूल का नाम से दिया हुआ उसके अंदर स्टैंडर्ड में मैंने इसको आपको देखते हुए कह दिया है वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री। और छठी चीज क्या है?
सर डिस्क्लोजर, छठी चीज है डिस्क्लोजर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन में किस किस तरह के आएंगे, 3 तरह के आ सकते हैं, चौथी तरह का इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता। या तो आपको कहेगा आइडेंटिफाई कर दो रिपोर्टेबल सेगमेंट, वो कैसे करेंगे ये सीखेंगे, या तो कहेगा डिस्क्लोजर बना दो, या आई कैप FAR2 के लेवल पे ये हरकत कर रहा है, 2 दफा कर चुका है। डिस्क्लोजर आपको बनावा देता है और कहता है कि भाई इसमें गलतियां बता दे। डिस्क्लोजर आपसे बनवा नहीं रहा, 8 नंबर का सवाल आएगा, आप सोचें आपको IAS16 का डिस्क्लोजर पूरा दे दिया और बोल रहा है कि उसमें से आप मुझे गलतियां आइडेंटिफाई कर दो 8। तो इस किस्म के सवालात भी आ चुके हैं। सर क्या ये टॉपिक इजी है? बहुत इजी है, आपको इंशाल्लाह हर टॉपिक लगेगा इजी है और आप पास पेपर करते हुए कहेंगे कि सर ये टॉपिक इजी है। अब आते हैं सर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बचपन में सिखाया हुआ था FAR, कितनी देर बोले जल्दी कर दें सर, आसान, वेट कब से बोला है निमरा को, सही है। पर्पस ऑफ IAS IFRS, सर IAS और IFRS क्यों वजूद में आते हैं जरा मुझे बताएं, ये स्टैंडर्ड्स क्यों वजूद में आ रहे होते हैं? 2 बातें हमने पढ़ी थी और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो कहा इंटरनेशनल इसको फॉलो किया। सर दुनिया में कितने देश हैं, मुल्क हैं? 206। 206 में से कितने मुल्क इसको फॉलो करते हैं IAS IFRS को? 120 मुल्क फॉलो करते हैं, जिसके अंदर पूरा यूरोप साइड है, इस रीजन में से पाकिस्तान बांग्लादेश है, सही है, सॉरी पाकिस्तान श्रीलंका है, बांग्लादेश के अपने, अब सऊदीया फॉलो करने लगा है, सही है। 86 मुल्क इसको फॉलो नहीं करते, तो सर फिर वो क्या करते हैं? उनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडिया के अपने। यहां पर भी आपको एक बेनिफिट है सर, US पिछले 10 सालों से टोपियां करा रहे दुनिया को कि मैं IAS IFRS फॉलो करने लगा हूं, नहीं कर रहा, अगले 5-6 साल में भी शायद ना करे, लेकिन उसने तैयारी करी हुई है, उसने CA के बच्चे पाकिस्तान वाले उठाए हुए हैं और रीजन यही है कि इनको IAS IFRS आते हैं। तो ये वही कर रहा है कि यार गैप को पढ़े, हमारे अभी उनके चलते हैं US गैप, कनाडा के अपने गैप है, सही है। लेकिन सर 120 ममालिक ये फॉलो करते हैं, बाकी 86 के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो सर अब 120 जो ममालिक हैं, पहला पर्पस ये है कि आप हजरात जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करें, आपके पास सपोज करें यूनिलीवर पाकिस्तान के भी शेयर है, यूनिलीवर UK के भी शेयर है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो PPE के बारे में जो इंफॉर्मेशन यूनिलीवर पाकिस्तान ने दी है वही इंफॉर्मेशन यूनिलीवर UK भी दे रहा हो, तो आपके लिए क्या चीज आसान हो जाए? To establish consistency in reporting, to establish, सही है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है सर? To reduce window, sir, to reduce window dressing, window dressing क्या एग्जांपल? सर ब्यूटी पार्लर है ना, कोई चीज होती है दिखाई, कोई चीज, वो याद है बीच में वो भी चला था एक ट्रेंड भी, कोई वीडियो भी चले थे, वो मेकअप को करते थे और उसके बाद बिल्कुल चेंज। तो ब्यूटी पार्लर, विंडो ड्रेसिंग भी भैया यही होता है। कंपनी कहती है कि भाई अकाउंट्स कुछ हो दिखाएंगे, आप सबने FAR1 पढ़ा हुआ है, आप भाई कंपनी ने अगर अपने एक्सपेंस को कैपिटलाइज करके एसेट बना लिया, प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। और सर दुनिया भर में आप लोग इंशाल्लाह ऑडिट वगैरह में भी पढ़ेंगे, ऐसे बड़े केसेस हुए हैं सत्याम वत्याम जिसमें लोगों ने यही काम किया हुआ था और फेक रिपोर्टिंग की थी। उसको रोकने के लिए क्या आते हैं? IAS IFRS, सही है सर। अच्छा सर अब ये जो IAS IFRS आते हैं कितने यासीन भाई? ये 5 और भी करें, और भी क्यों? मशीन हैंग हो गई। कितने बने थे पहले, कितने बने थे? 30 का बोला था मैंने, 35 बनाया और अब 1 घंटा लगेगा मशीन हैंग होने। चलें, ये जिनको हैंड आउट नहीं मिला उनको दें, बाकी इंशाल्लाह जो है। चलें सर IAS IFRS पे आते हैं और हमने कहा सर
विंडो ड्रेसिंग। अब आते हैं सर IFRS 8 क्यों वजूद में आया? IFRS 8 क्यों वजूद में आया? इसका दुनिया में आने का क्या मकसद था? अब सर याद रखें, ये वो वाहिद टॉपिक है अकाउंटिंग का, बड़े गौर से सुनना है, जो आपको एक भी एंट्री बनाने का नहीं कहता। ये वो वाहिद टॉपिक है अकाउंटिंग का जो आपको एक भी एंट्री बनाने का, ये सिर्फ डिस्क्लोजर की बात करता है। ये कहता है कि भाई अकाउंटिंग कुछ नहीं करवाऊंगा, कुछ क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया एक कंपनी में फुलफिल हो रहा है डिस्क्लोज करो। अब मैं इसका बैकग्राउंड देने लगा हूं, कॉपी कोई भी नहीं करेगा, रूल सबको याद है, जब तक मैं ना कहूं तब तक कॉपी। सर हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है यूनी, अच्छा मेरी ज्यादातर एग्जांपल यूनिलीवर से रिलेटेड होंगी। रीजन बीइंग ये है कि इस कंपनी को मैंने बड़ी मेहनत की है 2 साल यहां पे रह के, तो ये कंपनी मुझे पूरी हिफ्ज है कि इसका ये क्या काम वाम कैसे चलता है। तो यूनिलीवर की अगर हम बात करें, अब तो खैर थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, लेकिन हम थोड़ा पुराने स्ट्रक्चर पे जाते हैं। सर यूनिलीवर 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहा होता है। पहला सेगमेंट होम केयर, आपके घर की केयर। इसके अंदर कौन से इसके प्रोडक्ट आते हैं? सर्फ एक्सेल। चले सर, दूसरा पर्सनल केयर। सर पर्सनल केयर में उसको तुम लोग नहीं बोलते हो, पॉन्ड, सब ग्लो एंड लवली नाम हो गया है भाई। सही है, हमने कहा क्लियर फॉर मैन, सनसिल्क, ये सब इसमें आ जाते हैं। सही है सर। तीसरा जो सेगमेंट्स है वो उसको कहते हैं फूड्स। फूड्स के अंदर इनके 2 बड़े ब्रांड हैं, कनौर और सही है रफान। सही है सर, कनौर रफान। तीसरा आप कह सकते हैं कि आप ब्लू बैंड, वैसे अब नई इंफॉर्मेशन है, ब्लू बैंड इन्होंने बेच दिया है। सर चौथा इनका आता है रिफ्रेशमेंट। क्या आता है? रिफ्रेशमेंट में टी आता है और आइसक्रीम। टी और आइसक्रीम, ये इनके 4 मेजर कैटेगरीज है। मैं यूनिलीवर में था तो मैं फूड्स में था। सही है, इसी तरीके से कुछ लोग टी में थे, कुछ लोग आइसक्रीम, कुछ पर्सनल केयर, कुछ होम केयर। ये 4 बेसिकली इनकी कैटेगरीज हैं। यूनिलीवर की दुनिया चलती ऐसे ही है। अब इस स्टैंडर्ड के आने का मकसद समझा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना है। सर वैसे अब यूनिलीवर ने टी भी बेच दिया है, सही है, टी को अलग कर दिया है सेगमेंट और टी इनका अलग हो गया है, लेकिन हम पुराने के हिसाब से चलते हैं। अब सर सुनना है बड़े गौर से कि सर आप यूनिलीवर के सपोज करें शेयर होल्डर हैं। जब आप शेयर होल्डर हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं एनपीओ वगैरह में सेल्स वगैरह और ये सब चीजें देखी हुई हैं। तो सर एक फिगर आती है किसकी? सेल्स की। सही है, एक फिगर आ रही होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब आप शेयर होल्डर हैं, आपने कहा 2020 से 2019, यूनिलीवर ने कहा 5 बिलियन की सेल्स 2019 में भी थी, 5 बिलियन की सेल्स 2000, लेकिन आपने कहा 19 में कोरोना, 20 में कोरोना था। अब आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि यार 20 में कोरोना था तो भी इनकी सेल्स 5 बिलियन की कैसे हुई? कोरोना की वजह से सेल्स तो कम होनी, लेकिन आप कहीं भी चले जाएं आपको सेल्स का ब्रेकअप एज अ शेयर होल्डर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती नहीं है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि यार मुझे तो पता करना है सेल्स का ब्रेकअप क्या है। भाई होम केयर ने कितना कमाया, पर्सनल केयर ने कितना, फूड्स ने कितना, रिफ्रेशमेंट ने कितना, लेकिन कहीं भी अकाउंटिंग बाउंड नहीं करती कंपनी को कि तुम आम शेयर होल्डर को सेल्स का कैटेगरी वाइज ब्रेकअप बताओ। सेल्स होती है, सेल्स का ब्रेकअप क्या होता है, उसका नोट क्या होता है, ग्रॉस सेल्स इतनी थी, सेल्स टैक्स इतना था, सेल्स डिस्काउंट इतना था, नेट सेल्स इतनी है, बस।
अब आम शेयर होल्डर के साथ तो एक तरह से ज्यादती है ना भाई। कॉस्टिंग में तो आपने पढ़ा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो पता होती है चीजें, लेकिन आम शेयर होल्डर को ये चीज की एक्सेस है। यहां पर IFRS 8 आया, उसने कहा भाई हाजिर है, उसने कहा मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो यूनिलीवर के ऊपर फर्ज है कि वो तुम्हें अपनी सेल्स को कैटेगरी में ब्रेक करके, सही है। तो आप जब यूनिलीवर को कहेंगे ना कि यार अपनी सेल्स को बता, यूनिलीवर क्यों बताएं, तो फिर आपको उसको किसका रेफरेंस देना है? IFRS 8। आपने कहा कोरोना था, भाई कोरोना में तुम्हारी सेल्स कैसे सेम नहीं, इसको तो कम होना चाहिए। यूनिलीवर वाले ने कहा हाँ मानते हैं, कोरोना में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एक ही टी शर्ट ट्राउजर में पूरा पूरा महीना चलाया, सर्फ एक्सेल नहीं बिकाए, हम मानते नहाते तो थे ही नहीं, सही है, ये चीजें भी नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने खाने पे तूफान बोल दिया है बैठे बैठे। अब ये आपका एज ए शेयर होल्डर आपका हक है ना कि भाई मुझे पता चले पर्सनल केयर ने क्या परफॉर्म किया, होम केयर ने, इन्होंने, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं बताते। IFRS 8 आया, उसके आने की वजह यही थी, उसने कहा अब हम कंपनियों को बाउंड करेंगे, क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे अगर तुम फॉल करते हो तो तुम पे फर्ज है, तुम पे लाजिम है कि तुम अपनी सेल्स को अलग अलग बताओ। अब सर याद रखें, सेल्स को अलग अलग भी किस लेवल पे बताएं, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्यों सर, क्या मुझे लक्स की अलग से पता चलेगी, पॉन्ड्स की अलग से पता चलेगी, ग्लो एंड लवली की अलग से पता चलेगी? अब ये सब चीजें, इसका जवाब कौन देगा? IFRS 8। IFRS 8 के आने की वजह समझ में आ गई कि सर ये IFRS 8 वजूद में क्यों आया? क्योंकि सर ताकि शेयर होल्डर की ये ख्वाहिश कि मुझे सेल्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ब्रेकअप चाहिए, ये पता चल सके, इसके लिए आ गया IFRS 8 वजूद में। और IFRS 8 मैंने आपको क्या कहा कि सर ये वाहिद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर कोई एंट्री नहीं बताती, ये कहता है भाई एक क्राइटेरिया बता रहा हूं, उस क्राइटेरिया के ऊपर जो पूरा होता है उतरता है उसका ब्रेकअप बता दो, बस सेल्स का, इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री आपसे नहीं बनवाएगा। क्या हम यहां तक क्लियर है? चले सर अब आएंगे इसके स्कोप के ऊपर। IFRS 8 का स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है? किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इसका एक वन लाइनर स्कोप है कि ये एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है मेरा बच्चा? जिनके शेयर्स डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हो, लिस्टेड कंपनीज, सही है सर, जो कि आम पब्लिक उनके शेयर्स। दूसरे नंबर पे कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। सर ये अप्लाई होगा लिस्टेड कंपनीज पे, दूसरा उन कंपनीज पे जो कि अबाउट टू बी क्या हो, अभी लिस्ट तो नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्दी लिस्ट। अब सर लिस्ट ये क्या मतलब? पाकिस्तान में एक कंपनी को आपको लिस्ट कराने के लिए एज पर लॉ 6 महीने का पीरियड है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी को लिस्ट कराया हुआ है। तो होता क्या है, आपको अगर एक कंपनी को लिस्ट कराना है, स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाना है, सबसे पहले आपको SECB से इजाजत लेनी है। SECB आपको बोलता है यार कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ। सही, SECB कौन होता है? पाकिस्तान में कंपनीज का अब्बू, मतलब कंपनीज को जो रेगुलेट करता है। वो कहता है मुझे डॉक्यूमेंट जो अच्छा, कहता है फिर अब जाओ स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओ, आप स्टॉक एक्सचेंज की इजाजत लेंगे, फिर उसके बाद फिर आपको SECB बोलेगा उससे इजाजत लेके फिर मेरे पास आओ, सही है, फिर आप SECB से इजाजत लेंगे, उसके बाद आप रोड शो करते हैं। रोड शो क्या होता है सर? जैसे अभी शार्क टैंक इंडिया देखा था आपने? शार्क टैंक नहीं देखा था? ऐसे प्रोग्राम देखा करो तुम लोग, मिर्जापुर और देख रहे होते हो, सही है सर। ये जो प्रोग्राम होते हैं इनमें किस तरीके से आप आके अपनी बिजनेस को पिच करते हैं किसी को, वैसे ही कंपनीज जाती है बड़े बड़े ग्रुप्स के पास। भाई हम जिस कंपनी में थे उसका नाम था लोड्स लिमिटेड, वो गए आरिफ हबीब साहब के पास, AKD के पास, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनको जाके कहा कि भाई हम अपनी कंपनी को लिस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे शेयर्स पहले से प्री बुकिंग में हासिल कर लें। ये सब प्रोसेस में 6 महीने से साल, 6 महीने तो भाई लॉ है लेकिन यूजुअली साल लग जाता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर तुम वो कंपनी हो जो कि अभी लिस्ट तो नहीं हो लेकिन तुम्हारा ये पीरियड चल रहा है, तुमने लिस्टिंग के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं, तो भी तुम पे IFRS 8 अप्लाई होगा।
और अगर लिस्टेड हो तो भी अप्लाई होगा। तो सर क्या ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होगा? क्या ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होगा? पब्लिक लिस्टेड पे होगा, पब्लिक अनलिस्टेड पे? तो आपने कहा आउट ऑफ स्कोप, लिखते जाओ इसके आउट ऑफ स्कोप कौन कौन सी है? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, आई कैप चेक कर सकता है भाई ये चीज। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये दो चीजें क्या है इसके स्कोप से बाहर है। बाकी हमने कहा कि सर जो कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्ट, वो सब चीजें इसके स्कोप में शामिल हो जाएंगी। चले सर अब एक छोटा सा मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में कुछ ना कुछ आपकी रहनुमाई करूं, सही है? और स्पेसिफिकली मैं रहनुमाई करूंगा कि अल्लाह दीन की तरफ से भी दुनिया की तरफ से भी एक छोटी सी, एक मैं पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी चीज पता चली, एक कहानी पता चली। कभी कभी अल्लाह आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ लेकर आता है और कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो आपकी जिंदगी में होते सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को आपको किसी मकाम पे पहुंचाना। मेरा एक दोस्त एक लिस्टेड कंपनी में माशाल्लाह सीएफओ था, उसने अभी रिजाइन दिया। खैर वो लिस्टेड कंपनी, मैं उससे मिलने भी गया हुआ था, कुछ काम भी था, उसने हमसे सर्विसेज भी ली थी। तो बेसिकली उसने जब रिजाइन दिया, हमने कहा क्यों रिजाइन दे रहा है, क्या कर रहा था? उसने कहा इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी में जो मेन चीज है वो मैं तुझे बताऊंगा जब तू मेरे घर पे मिलने आएगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन उसने जो मुझे जो स्टोरी बता दी ना वो बड़ी इंस्पायरिंग थी। उसने कहा कि यार 2016-17 की बात है, मुझे मेरी वालिदा ने कहा कि बेटा मैं ना घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसी मसरूफियत चाहिए जिससे मेरा दिन गुजरे, सही है? तो उसने कहा अम्मा आपको क्या जरूरत है, बच्चे वगैरह हैं, सब कुछ आप इनके साथ। अम्मा ने कहा देख बेटा इनका भी एक रूटीन वूटीन होता है, लेकिन मुझे कोई ऐसी मसरूफियत दो जिससे मेरा दिन गुजर जाए और जो है मुझे टाइम पास करने में आसानी हो। तो उसने कहा, अब अम्मा ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा इतना बोला अम्मा ने ना कि मैं एक दिन तंग आके अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, हमने अपने दोस्तों से जिक्र किया, एक बंदे को कहा, मैंने कहा अब अम्मा ऐसा करेंगे। उसने कहा अगर अम्मा के पास टाइम है ना तो एक प्रोडक्ट है जो मुझसे किसी ने मांगा था, ये प्रोडक्ट बनाने में कोई मुश्किल नहीं है इसमें से, लेकिन लेबर एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। अम्मा को बोल वो काम कर सकती है? उसने कहा कि अम्मा को कहा कि ये काम कर सकती है? अम्मा ने कहा मैं काम कर सकती हूँ। उसने जाकर अम्मा को रॉ मटेरियल खरीद के दिया। उसने कहा कुछ 40-50 हज़ार का रॉ मटेरियल आया था और ऑर्डर था 1000 का यूनिट्स का। अम्मा ने वो कुछ 3-4-5 दिन में बना दिए। उसने जाकर वो यूनिट्स अपने दोस्त के साथ ही बोला यार चल भाई अब ऑर्डर तो बन गया जो है ना दे दो। वो दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले ने कहा अभी सिर्फ 1000 यूनिट लाए हो, क्या छोटा मोटा काम कर रहे हो, लाख वाख की बात हो तो बताओ। उसने बोला मुझे तंजीम, उसने 1000 यूनिट्स तो ले ली, उसने कहा लाख यूनिट्स लेके आ सकता है ना तो बता। उसने पता नहीं उसने किस लहजे में कहा, मुझे तंज लगा क्या लगा, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा आप तो इसको लाख यूनिट बना के, वो उस टाइम पे जॉब कर रहा था, मैनेजर फाइनेंस था एक लिस्टेड कंपनी में। उसने और उसके दोस्त को कहा उसने कहा भाई इसके लिए तो मशीन चाहिए होगी। बोला हम गए, हमने सफूरा से जाके मशीन खरीदी। फिर जो है हमने एक बंदा पकड़ा जिसको समझाया कि भाई यूनिट ऐसे ऐसे बनाने, उसकी जिम्मेदारी की मशीन। और बोला हमने उस बंदे को 2 हफ्ते में लाख यूनिट बना के लाख दिए, तो उसने 3 लाख की बात कर दी। उसने कहा अब हमने कहा एक मशीन से भी नहीं है वो। बोला मैं भी जॉब कर रहा था, दोस्त भी जॉब कर रहा था। बोला हमने फिर इसका कोई थर्ड पार्टी सप्लायर पकड़ा, मतलब जो थर्ड पार्टी बना के दे। बोला वो काम चला बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा आया कि टफ पीरियड। बोला वो काम माशाल्लाह इतना चला कि आज उसने कहा मैं इस जॉब से क्या करना हूँ, अब क्वालिफाइड से। उसने कहा अब मैं माशाल्लाह ये काम करूंगा। मैंने कहा प्रोडक्ट कौन सा था? उसने कहा ये नहीं बताऊंगा अभी, जब तू मिलने आएगा। बट उसने कहा तू ये बात देख कि अम्मा ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि बेटा मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ मसरूफियत दो। उसने कहा वहां से दोस्त से जिक्र किया पूरा। बोला अब मैंने कहा अम्मा क्या करती हैं? बोला अम्मा के पास माशाल्लाह इतने पोते पोतियां और हैं, अम्मा उनसे खुश है। बोला लेकिन मेरा बिजनेस सेट हो गया। आप देखिए अल्लाह ने क्या बहाना बनाना था, अम्मा के दिल में बात डाली, उसने किया और वहां से वो माशाल्लाह इस काबिल हुआ कि उसने कहा भाई अब मैं खत्म, टाटा
आप बोला नौकरी की जिंदगी से, तो कभी कभी कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स अल्लाह की तरफ से जिंदगी में होते हैं, तो उसके ऊपर मतलब आप सोचें कि यार ये चीज अगर आपके साथ कोई लगे ना, कोई चीज बहुत बुरी भी हो गई है, कहीं ना कहीं अल्लाह ने कोई ना कोई आपको शायद इशारा देना। वैसे भी मैंने एक सुना था, एक बंदे से बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा आपकी जिंदगी की असल चीज, कभी जिंदगी में कुछ बुरा हो ना, तो आपकी अल्लाह से कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो, आप ऊपर देख के बोलो कि सब खैरियत तो है, कोई बात बुरी लगी, तो आपकी ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह जिंदगी में बड़ा सुकून है। कोशिश करेंगे कि हर क्लास में ऐसी कोई ना कोई बात मैं आपको बताऊं, कोई ना कोई बिजनेस केस स्टडी, कोई हदीस, कोई उसके हिसाब से, ताकि इंशाल्लाह ये चीजें भी दिमाग, क्योंकि देखो ये जो पढ़ाऊंगा ना, ये तो पेपर देने के बाद तुम भूल जाओगे, लेकिन कसम खुदा की कभी कभी, एक दफा मैंने क्लास में बात की थी फ्रीलांसिंग के ऊपर, एक बच्चे का मुझे फोन आया, उसने कहा सर थैंक यू, FFR की क्लास थी, उसने कहा सर आज उसकी आर्टिकल्स खत्म नहीं हुई थी, बट उसके पास, उसने कहा मतलब उसने आर्टिकल्स छोड़ भी दी, उसने कहा सर अब मेरी अपनी माशाल्लाह फ्रीलांसिंग एजेंसी, और वो मोटिवेशन सिर्फ आपका एक, वो जो आपने 10-15 मिनट की बात की थी ना, उसने मुझे बल्कि कहा कि सर कोई बच्चे हैं जो कि फुल टाइम इस तरफ आना चाहते हो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, तो मुझे बताएं, मैं उनको अपने पास यूटिलाइज करूंगा। तो सर पॉइंट ये होता है, कहीं ना कहीं ये बातें आपको याद रह जाती हैं, पढ़ाई की बातें तो तुम पेपर देने के बाद भूल जाओगे। तो सर क्विकली रिवाइज करते हैं आज की क्लास में जो हमने पढ़ा। सर आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सर आज की क्लास में हमने पढ़ा कि भैया IAS IFRS नाम एक ही, चीज एक ही है, नाम बदल के पहले IAS के नाम से आते थे, अब किसके नाम से आते हैं? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी आज की क्लास में? हमने पढ़ा कि IFRS 8 क्यों वजूद में आया। भाई बताओ क्यों वजूद में आया? क्योंकि हमने कहा एक शेयर होल्डर की ख्वाहिश है कि वो चाहता है ब्रेकअप देखे, डिफरेंट सेगमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, IFRS 8 ने आके कहा कि हम ब्रेकअप बताएंगे। फिर हमने कहा कि सर इसके स्कोप में क्या सब कंपनीज आएंगे, लिस्टेड कंपनीज आएंगे और कंपनीज अबाउट टू बी। एक बच्चे का सवाल आया कि एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी हो लिस्टेड कंपनी की, वो आएगी? नहीं, वो भी नहीं आएगी। कंसोलिडेशन में इसका क्या इंपैक्ट है वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, किस तरीके से अगर ग्रुप के अंदर होगा वो देखें। कल की क्लास कितने बजे? सर 3:30 बजे से लेकर 5:30 तक इंशाल्लाह होगी कल की क्लास, जिसमें हम IFRS 8 को आगे लेकर जाएंगे और कल की क्लास में इसका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को अभी हैंड आउट नहीं मिले इंशाल्लाह उनको कल की क्लास में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।